ज्ञानधन क्लासेस में स्वागत है आपका। अब मेरा अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। ये संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे। तो ये नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या? सोचिए, ये वो दिशा निर्देश हैं, वो सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान ने सरकार को दिए हैं। जब भी सरकार कोई नई नीति बनाएगी, कोई नया कानून लाएगी, तो उसे इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। इनका मकसद है भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना और देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों की भलाई का ध्यान रखे। वैसे ये विचार हमने सीधे सीधे नहीं अपनाया। ये स्पेनिश संविधान से आयरलैंड के संविधान में पहुंचा, उनके अनुच्छेद 45 में, और फिर आयरलैंड से हमने इसे अपने संविधान में शामिल किया। हमारी संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, जो अनुच्छेद 37 में कही गई है। ये सिद्धांत देश चलाने के लिए मूलभूत मतलब फंडामेंटल तो है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, यानी ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल। अब यहीं से मौलिक अधिकारों और इनमें एक बड़ा फर्क सामने आता है। इस पे थोड़ी और बात करते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एफआरएस और नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी दोनों ही संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, पर इनकी प्रकृति और दायरे में कुछ बुनियादी अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ। पहला अंतर तो इनके दायरे का है। डीपीएसपी का दायरा बहुत व्यापक है। ये समाज और नागरिकों के कल्याण की बात वृहत स्तर पे मतलब मैक्रो लेवल पर करते हैं। ये राज्य को बताते हैं कि उसे क्या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, बेहतर जीवन स्तर। ये एक तरह से राज्य के लिए सकारात्मक लक्ष्य हैं। अच्छा। दूसरी तरफ मौलिक अधिकार व्यक्ति पर केंद्रित हैं और ये राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। ये बताते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति अक्सर नकारात्मक या निषेधात्मक मानी जाती है। मतलब डीपीएसपी कहते हैं ये करो और एफआरएस कहते हैं ये मत करो। हाँ, मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं। डीएसपी राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये सकारात्मक निर्देश हैं, जबकि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, ये निषेधात्मक है। ठीक है। और सबसे बड़ा अंतर, जैसा आपने कहा, वो है न्यायोचित होने का। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो प्रवर्तनीय है, एनफोर्सेबल है। लेकिन डीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। अगर सरकार किसी निदेशक तत्व को लागू नहीं कर पाती है तो आप उसे कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। ये नैतिक और राजनीतिक निर्देश ज्यादा हैं, कानूनी बाध्यता कम। हाँ, ये गैर न्यायोचित वाला पहलू अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीएसपी कम महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि ये मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। एक आदर्श राज्य व्यवस्था वही है जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का सम्मान हो और उनके बीच संतुलन बना रहे। अच्छा, इन सिद्धांतों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उनकी सोच और उद्देश्यों के आधार पर। ये है समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। समाजवादी सिद्धांतों से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। समाजवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनका झुकाव समाजवाद की ओर है। इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, आय और अवसरों की असमानताओं को कम करना और एक लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखना। जैसे कि मिसाल के तौर पर अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 को देखिए। ये साफ कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो और वो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। यह सीधे सीधे कल्याणकारी राज्य की बात है। इसी तरह अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य को कुछ खास नीतियां बनाने का निर्देश देता है, जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस तरह हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, मतलब कॉमन गुड हो,
अर्थव्यवस्था ऐसी न चले कि पैसा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो जाएं। पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले और बच्चों और श्रमिकों का शोषण न हो। ये सब समाजवादी सोच को दर्शाते हैं। सही। बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 41, जो काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 42 काम करने की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं और महिलाओं के लिए मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करने को कहता है। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, और अनुच्छेद 43 सभी कामगारों के लिए एक निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करने को कहता है। और अनुच्छेद 43A, जिसे बाद में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। ये सब कदम सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की दिशा में हैं। बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि संविधान निर्माताओं का सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं था, वो आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी चाहते थे। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की। नाम से ही स्पष्ट है, ये महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों के भारत की झलक देते हैं। हाँ, गांधी जी का प्रभाव इन पर साफ दिखता है। जैसे अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें शक्तियां देगा ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 43 का एक हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने की बात करता है, वो भी गांधी जी की आत्मनिर्भर गांव की कल्पना से प्रेरित है। इसी तरह अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों एससीज, अनुसूचित जनजातियों एसटीज और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें शोषण से बचाने की बात करता है। ये गांधी जी के सर्वोदय और अंत्योदय के विचारों के अनुरूप है। सही। फिर अनुच्छेद 47 का वो हिस्सा जो नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने को कहता है, औषधीय प्रयोगों को छोड़कर, वो भी गांधी जी के नैतिक और सामाजिक सुधारों से जुड़ा है। हाँ, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। और अनुच्छेद 48 जो गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व भारवाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने की बात करता है, इसमें भी गांधी जी के विचारों की प्रतिध्वनि है। तो ये थे गांधीवादी सिद्धांत। अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत उदारवाद, लिबरलिज्म की विचारधारा और आधुनिक तार्किक सोच पर आधारित हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सबसे चर्चित शायद अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 है, जो कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने का प्रयास करेगा। हाँ, यूसीसी तो हमेशा चर्चा में रहता है। बिल्कुल। फिर है अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45। ये अब प्रारंभिक बचपन की देखभाल और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी, लेकिन 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गई और अनुच्छेद 45 का फोकस बदल गया। अच्छा, ये बदलाव हुआ था। हाँ। फिर अनुच्छेद 48 का एक हिस्सा कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की बात करता है। अनुच्छेद 48A, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। ये आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। फिर अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। अनुच्छेद 50 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सही। और अंत में अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51, जो भारत की विदेश नीति का आधार है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात करता है। तो ये 3 श्रेणियां हमें डीएसपीज के पीछे की अलग-अलग विचारधाराओं को समझने में मदद करती हैं। कहीं समाजवादी झुकाव है, कहीं गांधी जी की छाप है, तो कहीं आधुनिक उदारवादी सोच। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है।
समय के साथ इसमें बदलाव होते हैं। डीएसपी में भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जिन्होंने इनके दायरे को और बढ़ाया है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 बहुत अहम है। इसे तो मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने डीएसपी में कुछ नई बातें जोड़ी, जैसे अनुच्छेद 39A, गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता मिले ये सुनिश्चित करना। लीगल एड, हाँ। अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 48A, पर्यावरण की रक्षा और सुधार। ये तीनों ही आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। फिर आया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसने अनुच्छेद 38 में एक बात और जोड़ी कि राज्य न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले या अलग-अलग काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अच्छा, मतलब असमानता को और व्यापक रूप से देखा गया। हाँ, ये असमानता को और गहराई से संबोधित करने की कोशिश थी। इसी संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया था, जो एक तरह से अनुच्छेद 39B और C, मतलब संसाधनों का उचित वितरण और धन के संकेंद्रण पर रोक को लागू करने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। और फिर 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 21A के तहत। इससे अनुच्छेद 45 का स्वरूप बदल गया, जैसा कि हमने पहले बात की। अब वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और 6 साल से कम उम्र की शिक्षा पर फोकस करता है। सही। तो ये संशोधन दिखाते हैं कि कैसे डीपीएसपी स्थिर नहीं रहे, बल्कि बदलती जरूरतों के हिसाब से उनमें नई चीजें जुड़ती गईं। लेकिन वो सवाल अपनी जगह बना रहता है। मौलिक अधिकार जो लागू करवाए जा सकते हैं और डीपीएसपी जो नहीं करवाए जा सकते, इनके बीच अगर टकराव हो तो क्या होगा? न्यायपालिका ने इस सवाल से कैसे निपटा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका एक पूरा इतिहास रहा है। हाँ, ये टकराव वाला बिंदु हमेशा से अहम रहा है। शुरुआत में 1951 के चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआर और डीपीएसपी में टकराव होता है तो एफआर ही मान्य होंगे। डीपीएसपी को एफआर के सहायक मतलब सबऑर्डिनेट के रूप में काम करना होगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद संशोधन करके एफआर को बदल सकती है। तो शुरू में एफआर ऊपर थे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल हैं, मतलब बहुत पवित्र और अपरिवर्तनीय। अरे, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, इसने एक बड़ी संवैधानिक बहस खड़ी कर दी। संसद की शक्ति पर सवाल उठ गया। इस गतिरोध को तोड़ने वाला फैसला आया 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य मामले में। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। हाँ, केशवानंद भारती केस ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, मूल ढांचा क्या है ये कोर्ट समय समय पर बताएगा। इसी फैसले के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, जैसा आपने पहले बताया था। तो मतलब संसद संशोधन कर सकती है, पर एक सीमा के अंदर। सही। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संतुलन को और स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं। दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं कर सकते। संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, तो अब स्थिति ये है कि दोनों महत्वपूर्ण हैं और उनके बीच बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, आज स्थिति यही है कि दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ये जानना बहुत जरूरी था कि कैसे न्यायपालिका का नजरिया समय के साथ बदला और अंततः एक संतुलन पर पहुंचा। अब असली सवाल पर आते हैं। भले ही डीएसपी कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते,
तो क्या इनका जमीनी स्तर पर कोई असर हुआ है? क्या सरकार ने इन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश की है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जवाब है हाँ, बिल्कुल की है। भले ही कानूनी बाध्यता न हो, लेकिन ये नैतिक और राजनीतिक रूप से सरकार पर दबाव डालते हैं। कई कानून और योजनाएं इन्हीं डीएसपी से प्रेरित होकर बनी हैं। हाँ, कई उदाहरण हैं इसके। जैसे भूमि सुधार को लें। अनुच्छेद 39B और C को ध्यान में रखकर जमींदारी उन्मूलन, हदबंदी यानी लैंड सीलिंग, काश्तकारी सुधार जैसे कानून लाए गए ताकि जमीन का न्यायपूर्ण वितरण हो सके। हाँ, हालांकि उनका कार्यान्वयन हर जगह एक जैसा नहीं रहा, ये बात सही है। फिर श्रम कानूनों को देखें। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये सब अनुच्छेद 39, 41, 42, 43 जैसे डीएसपीपी को लागू करने की कोशिशें हैं। बिल्कुल, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ये कानून महत्वपूर्ण रहे हैं। फिर पंचायती राज व्यवस्था का गठन तो सीधे सीधे अनुच्छेद 40 को लागू करना था, जिसे 73वें संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ, ग्रासरूट डेमोक्रेसी। और कुटीर उद्योगों अनुच्छेद 43 को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC जैसे संस्थान बने। और शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 45 और फिर अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट आया। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। ग्रामीण विकास अनुच्छेद 47 के लिए मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए गए। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बने। हाँ, और राष्ट्रीय धरोहर अनुच्छेद 49 की रक्षा के लिए भी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम है। तो ये लिस्ट दिखाती है कि डीपीएसपी सिर्फ कागजी बातें नहीं है, इन्होंने देश की नीतियों और कानूनों को दिशा दी है। बेशक इन्हें पूरी तरह से लागू करने में अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन ये लगातार सरकार के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। सही बात है, इनका प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाके राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की आत्मा का एक अहम हिस्सा हैं। ये वो आईना है जो दिखाते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं, एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज। भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट न जा सकें, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी तय करते हैं और नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि उन्हें अपनी सरकार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से हमारे राष्ट्रीय विवेक की आवाज है, नैतिक दिशा दिखाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, आदर्श स्थापित करना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। यहीं पर असली चुनौती आती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 38 में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, या अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की। आज के जटिल भारतीय समाज में इन महान आदर्शों को पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ी व्यावहारिक बाधाएं क्या हो सकती हैं? क्या केवल कानून बना देना काफी है, या सामाजिक सोच और संरचनाओं में भी बदलाव जरूरी है? इन सवालों पर सोचना हमें इन सिद्धांतों की गहराई और उनकी समकालीन चुनौतियों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ज्ञान धन क्लासेस में शामिल होने के लिए धन्यवाद।